नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मेरा नाम है कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सेना के कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ पर हमले के मामले से, जिसकी सीबीआई अब जांच करेगी। कर्नल बाठ मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, सीबीआई को जांच सौंपी है। कर्नल बाठ के परिवार का अनुरोध मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने मामला चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दिया था और अब जो है हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश सीबीआई को दिए हैं। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। सेना के कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ पर हमले का यह मामला है। आपको बता दें 13-14 मार्च को ये घटना सामने आई थी, जब सेना के पुष्पिंदर सिंह बाठ कर्नल जो हैं उनके साथ मारपीट की गई थी। कथित तौर पर ये जो आरोप हैं ये पुलिसकर्मियों पर लगे हैं, जिसके बाद से इस मामले में जांच तेज हो गई थी। इस मामले को लेकर परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, जिसके बाद अब जो हाई कोर्ट है उसने सीबीआई को जांच सौंप दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी उमेश शर्मा, जो मेरे साथ जुड़े हैं। उमेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में, और जांच अब जो सीबीआई को सौंप दी गई है तो क्या उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, परिवार ने जब ये जांच की मांग की थी कि पंजाब पुलिस इसमें ना हो, तो हाईकोर्ट ने ये जांच चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दी थी और चंडीगढ़ पुलिस की एक एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी। लेकिन उसके बाद परिवार ने फिर से असंतुष्टि जताई कि जांच में ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि आरोपी जो पुलिसकर्मी हैं वो अरेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर परिवार कई बार पंजाब के गवर्नर से मिला, अधिकारियों से मिला, और उसके बाद कुछ दिन पहले बाठ परिवार ने एक एप्लीकेशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल की, जिसमें मांग की कि या तो चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी के जो अफसरों को बदला जाए या फिर ये जो जांच है वो सीबीआई को दी जाए। तो आज हाई कोर्ट ने ये जो जांच है सीबीआई को मार्क कर दिया और इस मामले की जो है जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करेगी। जी उमेश, इससे पहले भी कर्नल बाठ का परिवार लगातार मांग कर रहा था सीबीआई मांग की, तो अब जब ये मांग सौंप दी गई है तो जो जांच है उस पर क्या असर इसका पड़ सकता है, क्या इसका परिणाम रह सकता है? जी देखिए, ये तो जांच का विषय है कि सीबीआई जांच करेगी। अब सीबीआई ने जांच करनी है, किस तरह से तथ्य जुटाने हैं वो सीबीआई के पास मामला है। हालांकि उससे पहले बाठ परिवार ने संतुष्टि ये भी जताई थी जब चंडीगढ़ पुलिस को ये जांच सौंपी थी और कहा था कि ठीक है, अब पंजाब के पुलिस अफसर इसमें शामिल नहीं हो, इसलिए चंडीगढ़ पुलिस को ये जांच सौंपी थी। लेकिन उसके बाद से बाठ परिवार ने कहा कि इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो अपनी एक नाराजगी भी जाहिर की थी। लगातार वो अफसरों से, अधिकारियों से, नेताओं से भी मिल रहे थे। तो एक, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि अलग से एप्लीकेशन कुछ दिन पहले बाठ परिवार की तरफ से दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि या तो चंडीगढ़ पुलिस की जो एसआईटी है वो उसको चेंज किया जाए या फिर सीबीआई की जांच की जाए। तो फाइनली देखिए, अब सीबीआई को दे दी गई है, तो अभी सीबीआई के पास जांच शुरू करेगी और क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो सीबीआई ही बाद में बताएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश। तो परिवार लगातार मांग कर रहा था, जो अब मंजूर कर ली गई है हाईकोर्ट की तरफ से, और अब सीबीआई जांच करेगी, जिसके बाद ही सारे तथ्य जो हैं वो साफ हो पाएंगे। तो कर्नल बाठ मामले में अब सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई को सौंपी गई है। आपको बता दें ये पूरा मामला मारपीट से जुड़ा हुआ है। सेना के कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ पर हमला हुआ था, मारपीट की गई थी उनके साथ उनका बेटा भी उस समय मौजूद था। एक ढाबे पर खाने के दौरान बहसबाजी हुई थी, गाड़ी पार्किंग को लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद पुलिस कर्मियों पर मारपीट के आरोप लगे। इस मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन परिवार लगातार जांच से जो था वो असंतुष्ट दिखाई दे रहा था और मांग कर रहा था कि जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके इस मामले में और उन्हें इंसाफ मिल सके, जिसको लेकर अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये जांच सीबीआई को सौंप दी है। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक एसआईटी भी गठित की गई थी, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस को शामिल किया गया था और निर्देश दिए गए थे कि इस एसआईटी में पंजाब पुलिस का कोई भी अधिकारी या ना हो, ताकि जांच निष्पक्ष रह सके। चंडीगढ़ पुलिस को दिया गया था। मैंने कहा हम तो कभी रोका नहीं, हमने कहा इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। हमने जब पहले मामला ध्यान में आया था तो पंजाब सरकार ने तुरंत उन दोषियों के खिलाफ एफआईआर जो रजिस्टर कर दी थी, और उसके बाद कर्नल बाठ जी के परिवार ने समझा कि नहीं, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शिफ्ट करवानी है, तो इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़ को शिफ्ट हुई। अब उनका चंडीगढ़ की पुलिस में विश्वास नहीं रहा होगा तो सीबीआई को सौंप दी गई है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, तो इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए
और ये कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है और उन कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा तो उसको पढ़ने के बाद और भी हम अच्छे तरीके से आपको बता सकेंगे। पर लेकिन इन्वेस्टिगेशन का विषय इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उधर अमृतसर में दरबार साहिब को उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार तीसरे दिन ये धमकी मिली है, दरबार साहिब को उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें, इससे पहले भी दरबार साहिब को RDX लगाकर उड़ाने की धमकी मिली थी। लंगर हॉल जो है वहां पर RDX लगाकर उड़ाने की धमकी मिली थी। और अब लगातार तीसरे दिन ये धमकी आई है, सामने आई है। धमकी मिली है दरबार साहिब को बम से उड़ाने की। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की। दरबार साहिब को लगातार तीसरे दिन धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी मिली है। तीसरे दिन लगातार ये धमकी मिली है दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की। आपको बता दें, इससे पहले भी धमकी मिली थी, जिसके बाद कल एक दोबारा धमकी भरा ईमेल आया जिसमें बताया गया था कि दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स की पाइपों में RDX भर दिया गया है और धमाका किया जाएगा। धमकी दी गई थी, ईमेल के जरिए धमकी मिल रही है। और अब लगातार तीसरे दिन दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद दरबार साहिब में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो लगातार तीसरे दिन धमकी मिली है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की। अमृतसर में श्री दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स को उड़ाने की धमकी मिली है और लगातार तीसरे दिन ये धमकी मिली है। पहले भी 2 बार धमकी मिल चुकी है, ईमेल के जरिए धमकी मिली थी। दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, RDX से उड़ाने की ये धमकी मिली है और लगातार तीसरी बार ये धमकी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजीव शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव, लगातार तीसरे दिन ये धमकी मिली है बम से उड़ाने की, क्या इसको लेकर अपडेट है और क्या इस वक्त माहौल है? बिल्कुल, लगातार पिछले 3 दिनों तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ का मिलन का ਜਿਹੜਾ सिलसिला वो जारी है और 14 तरीक तो ये सिलसिला शुरू होया। इस तो बाद कल भी एक ਜਿਹੜੀ ईमेल है वो भेजी जाती है और जानकारी मिली है कि अज तीसरे दिन लगातार एक तीसरी ਜਿਹੜੀ धमकी भरी ईमेल है वो भेजी गई और हुण तक ਜਿਹੜੀਆਂ ईमेल भेजियां गई सी उस दे विच जो है एक कॉपी उसकी अमृतसर के सांसद गुरमीत औजला नूं भी भेजी गई है, जिस नूं लैके उन्हां वल्लों भी इस नूं लैके निखेधी जिहड़ी इसदी कीती गई है। तो 12 बजे के करीब SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी इस पूरे मामले नूं लैके प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करन जा रहे हैं और लाजमी तौर पर सवाल खड़े किए जाएंगे कि पुलिस वल्लों हुण तक उन्हां लोकां बारे क्यों नहीं पता लगाया जा सकिया जिहड़े कि इस ਵੱਡੇ धार्मिक स्थान नूं इस तरीके दी धमकियां जो है वो दे रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार तीसरे दिन ये धमकी मिली है। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? दरबार साहिब परिसर में किस तरह का सुरक्षा प्रबंध देखने को मिल रहा है? देखो, जितों तक सुरक्षा का सवाल है तो सुरक्षा नूं लैके पहला भी पुलिस वालों प्रबंध किए जाते हैं, पर 14 तरीक नूं जदों तो ये जिहड़ी धमकी मिली उस तो बाद SGPC वालों पुलिस नूं शिकायत दी गई और पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने एक खुद जानकारी दी कि इस नूं लैके एक FIR जिहड़ी है वो दर्ज कर ली गई है और बहुत जल्द उन्हां लोकां बारे जो है पता लगाया जाएगा, उन्हां तक पुलिस पहुंचेगी। पर हाले तक पुलिस वालों कोई भी ऐसा दावा नहीं किया गया कि उन्हां लोकां नूं गिरफ्तार किया गया या नहीं। तो अज 12 बजे हरजिंदर सिंह धामी वालों की कुछ कहा जाता, उस तो बाद पुलिस का भी जो है पक्ष जानने की बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजीव। तो लगातार तीसरे दिन धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कड़ी चेकिंग वहां पर की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरियाणा में आज निजी स्कूल बंद हैं। हिसार में प्रिंसिपल की हत्या के विरोध में ये स्कूल बंद किए गए हैं। निजी स्कूल एसोसिएशन के आह्वान पर स्कूलों को बंद किया गया है। मृतक प्रधानाचार्य को शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है, वहीं परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की जा रही है। आरोपी छात्रों को मिले कड़ी से कड़ी सजा, ऐसा यूनियन का कहना है। हालांकि निजी स्कूल पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं, कई जगहों पर स्कूल भी खुले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक यादव मेरे साथ जुड़े हैं। अशोक, क्या इस मामले में मांगे हैं, 3 मांगे की जा रही हैं शहीद के दर्जे की, इसको लेकर क्या रुख देखने को मिल रहा है और किस तरह के हालात हैं? देखिए, स्कूल आज कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में पूरी तरह से बंद किए गए हैं और बाकायदा इनकी मांग है कि स्कूल सेफ्टी एक्ट बनाया जाए
और उसको लेकर ये डिमांड कर रहे हैं। बाकायदा जो नाबालिग है वो जघन्य अपराध करते हैं। नाबालिग को लेकर इन्होंने कहा है कि उनको नाबालिग की जो परिभाषा है उसको बदलने का काम किया जाए, क्योंकि लगातार जो नाबालिग हैं हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में कई जघन्य अपराध किए हैं, शिक्षकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो इस तरह के एक्ट में बदलाव की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर आज हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद है। कुरुक्षेत्र में भी पूरी तरह से स्कूल बंद पड़े हैं, प्राइवेट स्कूल बंद है। और लगातार ये हिसार के अंदर गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो करतार मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जगबीर, जिनका नाम है जगबीर पानू, उनकी हत्या की गई थी। तो शिक्षकों को लगातार डर के साए में है शिक्षक और अपनी डिमांड कर रहे हैं कि लगातार जो एक्ट हैं यानी कि उनमें बदलाव किया जाए, चाहे वो स्कूल सेफ्टी एक्ट हो या नाबालिग की परिभाषा को बदलने की बात हो, तो उसको लेकर ये मांग कर रहे हैं। क्योंकि लगातार हरियाणा प्रदेश में स्कूलों में शिक्षकों पर हमले हो रहे हैं और आज उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश के कई इलाकों में प्राइवेट स्कूल बंद किए गए हैं और इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र के प्राइवेट स्कूल को भी बंद का यहाँ पर आह्वान दिख रहा है। हरियाणा की बात की जाए और कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में पूरी तरह से आज प्राइवेट स्कूल बंद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक। तो अब ये मांगे रखी गई हैं यूनियन की तरफ से, जिसके बाद अब क्या निर्णय लेता है प्रशासन वो देखना होगा। गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। हमलावरों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। हमलावरों की संख्या को लेकर जानकारी इकट्ठी की जा रही है। हमलावरों ने सोनीपत के टूर ट्रैवलर वाले से गाड़ी ली थी, किराए पर यह गाड़ी ली गई थी। टाटा पंच गाड़ी जो है वो किराए पर ली गई थी, जिसकी सीसीटीवी भी सामने आई थी, जिसमें वो जो सिंगर है फाजिलपुरिया उनकी गाड़ी का पीछा करते दिखाई दिए थे। हमले के बाद गाड़ी छोड़कर हमलावर फरार हो गए थे, ये पुलिस का दावा है। सभी हमलावरों की पहचान हो गई है, जल्द ही सभी की गिरफ्तारी संभव है। हमलावरों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है कि कितने हमलावर थे और किसके कहने पर यह सारी वारदात को अंजाम दिया गया था, इसको लेकर जांच की जा रही है। तो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की वारदात सामने आई थी, जिसके बाद एक सीसीटीवी भी सामने आई थी, जिसमें सफेद रंग की टाटा पंच सिंगर की गाड़ी का पीछा करती नजर आई थी। इस गाड़ी पर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, सिंगर राहुल फाजिलपुरिया मामले में कल गुरुग्राम पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें ये कहा गया था कि राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई है। उसके बाद गाड़ी की भी पहचान हुई थी, जो कि सोनीपत नंबर की एक गाड़ी है और उस गाड़ी के बारे में ये बताया गया है कि ये गाड़ी एक टूर एंड ट्रैवल वाले की है और इसको 2 दिन पहले ही किराए पर हमलावरों ने लिया था और उसके बाद इसी गाड़ी से वो हमला करने के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे। 2 लोगों को फिलहाल जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है और उसके बाद ही आज हो सकता है कि देर शाम तक पुलिस इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर ले आधिकारिक तौर पर और उसके बाद मीडिया को जानकारी दे। अभी तक की जो जानकारी वो यही है कि जो पुलिस ने कहा है कि उन्होंने हमलावरों की पहचान कर ली है। जो गाड़ी है टाटा पंच, उसके बारे में जानकारी मिल गई है। हमलावरों ने हमला करने के बाद इस गाड़ी से फरार हुए और गुरुग्राम के नजदीक जो बिलासपुर का एरिया है उस एरिया में इस गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए थे। तो फिलहाल गाड़ी भी पुलिस के कब्जे में है। जो हमलावर है उनकी जानकारी गुरुग्राम पुलिस के पास है और 2 लोगों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है गुरुग्राम पुलिस। कल से आज देर शाम तक गुरुग्राम पुलिस इसमें खुलासा कर सकती है कि यह हमला किस मकसद से किया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और किसी गैंग का हाथ है या कोई पर्सनली दुश्मनी है, उसके बारे में आज गुरुग्राम पुलिस खुलासा कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो अब कितने लोग इसमें शामिल है, किसकी ये साजिश है, इसको लेकर जांच की जा रही है। हरियाणा को ग्लोबल एजुकेशनल हब बनाने की बड़ी पहल शुरू हुई है। आज गुरुग्राम में पहला विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस खुलेगा। इंग्लैंड की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन किया जाएगा। गुरुग्राम में सेक्टर 59 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसका उद्घाटन करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। आज शाम 3:45 पर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया जाएगा। यूजीसी ने भारत में पहले पूर्ण विदेशी यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है। यह पहला अवसर है जब यूजीसी ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को भारत में एक पूर्ण परिसर स्थापित करने के लिए मान्यता प्रदान की है और अब इसी के तहत हरियाणा में सेक्टर 59 में जो है ये यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया जाएगा। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया जाएगा। शाम 3:45 पर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो हैं वो उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे।
सीटी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अभ्यर्थियों को अब जो है निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। हरियाणा रोडवेज की ओर से सुविधा उपलब्ध होगी। 26 और 27 जुलाई को निःशुल्क बसें चलाई जाएंगी। दोनों दिन सीईटी की परीक्षाएं आयोजित होनी है। दोनों दिन परीक्षा होगी, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है। हरियाणा परिवहन निगम जो है वो अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाएगा। उनके लिए बसें चलाई जाएंगी फ्री में। 26 और 27 जुलाई को परीक्षा है। अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर ये फैसला लिया गया है, ताकि जो भी लोग सीईटी की परीक्षा देने वाले हैं, अभ्यर्थी हैं, वो इन बसों में सफर कर सके, उन्हें परेशानी ना हो। निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और अब बात डिनर डिप्लोमेसी की, जिस पर मंत्री आरती राव का बयान सामने आया है। शिष्टाचार बैठक को बेवजह मुद्दा बनाया गया है, ऐसा मंत्री आरती राव का कहना है। राव इंद्रजीत सिंह कभी पीछे से वार नहीं करते। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने मीडिया पर यह ठिकरा फोड़ा है, राजनीतिक रंग देने के आरोप लगाए हैं। राव नरवीर सिंह और अनिल विज का स्वागत है, ऐसा कहा है। तो डिनर डिप्लोमेसी विवाद पर यह मंत्री का जवाब है और कहा कि राव इंद्रजीत सिंह कभी भी पीछे से वार नहीं करते। इसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया गया है, बेवजह मुद्दा बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने इस सारे विवाद के लिए मीडिया पर ठिकरा फोड़ा और कहा कि इसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया गया। राव नरवीर सिंह और अनिल विज का स्वागत किया, जिन्होंने इस डिनर डिप्लोमेसी पर आए थे, और कहा था कि अगर उन्हें भी न्योता मिलता तो वो भी इस रात्रि भोज में डिनर में शामिल जरूर होते। तैयार हैं। आप बोलते हैं कि अखबारों में छप जाएगी हमारी भी फोटो और मगर देखो कुछ हो तो बताने लायक तो हम बताएं, मगर कुछ बताने लायक है ही नहीं। डिनर पे क्या होता है भैया? खाना होता है, बातचीत होती है, कैसे हो, कोई काम है हम कर सकते जी। हमारी तो यहाँ नहीं होती। और हमारी, मैं बता दूं, 50 साल हो गए मेरे पिताजी की राजनीति को। हमने कभी पीछे से वार नहीं किया। हम जो भी करते हैं बिल्कुल सामने से करते हैं। तो जब ऐसी चीजें होती हैं, ये सिर्फ वो कहते हैं ना, वो शब्द एक शिष्टाचार भेंट वही हुई थी। सद्भावना से आप भी सुनो, ये जो पहले तो जो 12 MLA ने मेरे यहाँ पे खाना खाया, इसको भी राजनीतिक स्पिन दे दिया गया मीडिया की तरफ से। ना किसी ने पूछा कि क्यों इंद्रजीत सिंह के खाने पे गए हो, ये मीडिया वालों का ही आकलन था। और ना ही आज के दिन सीएम साहब को बुलाने के लिए मेरे को किसी ने कहा। तो वो तो जैसे मैंने पहले फरमाया था कि हम सहज अपनी बेटी के घर के विषय के अंदर लोगों को आमंत्रित करते जा रहे हैं घर प्रवेश के तौर के ऊपर। उस तौर के ऊपर सीएम साहब को भी बुलाया, उस तौर के ऊपर हमारे इलाके के जो MLA साहिबान थे उनको भी बुलाया। सबको बारी चलेगा और आगे भी चलेगा। ऑफिसर को भी बुलाएंगे, मंत्रियों को भी बुलाएंगे, राव नरवीर भी आएंगे, अनिल विज भी आएंगे। देखो अगर आते हैं तो जरूर उनका स्वागत है। तो उधर हिसार में होटल संचालक की हत्या की वारदात सामने आई। तेजधार हथियारों से वार कर होटल संचालक को मौत के घाट उतार दिया गया। कैंप चौक के पास जो व्यक्ति है वो होटल चलाता था। पारस दीक्षित के रूप में उसकी पहचान हुई है। 12 क्वार्टर के देव वाटिका का रहने वाला था दीक्षित। हमलावरों ने होटल में दीक्षित के साथ मारपीट की। उस दौरान पारस उनसे किसी न किसी तरह छूटकर भाग निकला और बाद में वो उसका पीछा करते हैं। होटल से कुछ ही दूरी पर तेजधार हथियारों से वार करके मार देते हैं। हमलावरों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। होटल और आसपास की CCTV खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। मृतक दीक्षित करीब 25 साल का था। वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी 2 बहनें हैं। फिलहाल किस वजह से ये हमला हुआ, क्यों उसे मौत के घाट उतारा गया, इसको लेकर जांच की जा रही है। तो CCTV खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। किसी तरह दीक्षित जो है एक बार तो हमलावरों से बचकर भाग निकला था, लेकिन फिर कुछ ही दूरी पर हमलावरों ने उसे पकड़ लिया, तेजधार हथियारों से वार किया और मौत के घाट उतार दिया। तो हिसार में ये कत्ल की वारदात सामने आई है, जहां होटल संचालक दीक्षित की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी गई। कई बार तेजधार हथियारों से वार कर मौत के घाट उतारा गया।
मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से सीएम ने मुलाकात की। कृष्णपाल गुर्जर अनंतपुर में तोड़फोड़ के मुद्दे को लेकर बातचीत की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर गुरुग्राम पहुंचे हैं, सीएम से मुलाकात करने आए हैं। उनके साथ पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा भी हैं। विषय अति गंभीर है फरीदाबाद को लेकर, खासतौर से अनंतपुर को लेकर के जिस तरह से वन विभाग कार्रवाई कर रहा है, उसके बाद महापंचायत हुई और आज खुद केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे हैं। बातचीत करते हैं। सर, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप सीएम से मिलने आए आज? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि मेरी लोकसभा के अनंतपुर गांव में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई पिछले दिनों हुई है। उसमें गांव के रिहायशी इलाका भी उसके अंदर आता है। कांग्रेस ने जो 1992 में पाप किया, इस इलाके पर लोगों की मिल्कियत की जमीन पर फॉरेस्ट एक्ट लगाकर और 2013 में उस फॉरेस्ट एरिया को और बड़ा कर दिया गया, दोगुना लगभग कर दिया गया, जिससे ये फॉरेस्ट की तलवार हमारे इलाके के लोगों पर लटकी रही। लेकिन एक अनंतपुर गांव सैकड़ों साल से बसा हुआ है, उसको हम उजड़ते हुए तो नहीं देख सकते। जो लोग सैकड़ों सालों से वहां छोटे छोटे घरों में रहते हैं, उनको घर से बेघर होता हुआ भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार देख नहीं सकती। आज उसी निमित्त, क्योंकि मेरा ये मानना है, न्यायालयों में निर्णय होते हैं, कई बार न्याय नहीं होता, और अनंतपुर के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनी है उससे भी न्याय मांगने आ जा रहे हैं। लेकिन गांव के लोग तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट फाइल की, वो रिपोर्ट ही गलत फाइल की, जिसके चलते टूटने के आदेश दिए गए। अब भी उन्होंने विधानसभा में एक बिल पास किया था इस एरिया को बचाने के लिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी, उस बिल पर। इसी तरह लोकसभा और राज्यसभा में भी केंद्र सरकार इस पर बिल लेके आई है और राष्ट्रपति जी से नोटिफिकेशन भी हो गया। उसके बाद भी एक वकील कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया, जिसके कारण ये समस्या बरकरार रही। इसी हिसार में डीजे विवाद मौत का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। पुलिस प्रशासन ने अब परिवार को नोटिस जारी किया है। 12 घंटे के भीतर शव को ले जाने का अल्टीमेटम दिया गया है। परिवार ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो पुलिस शव का अंतिम संस्कार कर देगी। हरियाणा शव सम्मान निपटान कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। 8 जुलाई को छत से कूदने से लड़के की मौत हो गई थी। 7 जुलाई की रात डीजे बजाने से रोकने पुलिस गई थी, जिसके बाद भागने की कोशिश करते हुए लड़का छत से कूद गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। जिसके बाद परिवार जो है लगातार प्रदर्शन कर रही है और शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रही है। जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक शव का संस्कार करने से इनकार किया, जिसके बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है और परिवार को अल्टीमेटम दिया है कि वो शव का अंतिम संस्कार करे, नहीं तो पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए